वैदिक विज्ञान के कुछ तथ्यों को, हमारे वैदिक ग्रंथों के कुछ प्रमाणों को देखने के बाद, समझने के बाद, अब हम अध्याय की शुरुआत करेंगे, जो कि है पृथ्वी एक तंत्र। ऊर्जा और द्रव्य के निरंतर प्रवाह से पृथ्वी पर जीवन संचालित होता है। सूर्य ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी का गर्म आंतरिक भाग एवं वायु, जल और चट्टानों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया भी ऊर्जा और द्रव्य के प्रवाह को संचालित करती है। हम पिछली कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं, सूर्य का प्रकाश, पवन, जल चक्र, यह किस प्रकार संचालित करता है। यहाँ पर वैदिक विज्ञान या हमारे ग्रंथों के अनुसार यह सारी प्रक्रियाएं ईश्वर के द्वारा संचालित होती है। हर एक प्रक्रिया को ईश्वर संचालित करता है, चाहे वह जल चक्र हो, पवन का आना हो, पादप और सूक्ष्म जीव या जंतुओं का जीवन चक्र बनाए रखना हो। ये सभी प्रक्रियाएं ईश्वर के द्वारा संचालित और नियंत्रित होती है, जैसे कि हमने वीडियो में इस बात को समझा है इससे पहले जो बना हुआ है। आगे देखेंगे, पृथ्वी तंत्र से संबंधित सभी प्रक्रियाओं पर एक साथ विचार करेंगे, जिसमें परस्पर क्रिया करने वाले निम्नलिखित मंडल सम्मिलित है: भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, हिममंडल और जैवमंडल। भूमंडल ठोस चट्टानें, मृदा, भू आकृतियां जैसे दक्कन का पठार, थार तथा पृथ्वी का आंतरिक भाग, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये भूमंडल के अंदर आते हैं। अब जल मंडल में क्या आएगा? नदियां, महासागर, झीलें, सारे टाइप के सतही जल और साथ ही भूजल भी, ये सब मिलके क्या बनाएंगे? जल मंडल बनाएंगे। अब है हिममंडल, यह जल का ठोस रूप है, जैसे कि हिम और बर्फ, हिमालयी हिमानिया, लद्दाख में जमी हुई बर्फ और ध्रुवीय हिमछत्रक। वायुमंडल में क्या आएगा? पृथ्वी के चारों ओर की वायु, जिसे हम श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं, इसे क्या बोला जाता है? वायुमंडल। अब जैव मंडल में क्या आएगा? सभी जीवित जीव और उनके पर्यावास, जैसे कि मैंग्रोव वन, खेत, महासागरीय प्लवक और प्रवाल भित्तियां भी उसमें सम्मिलित है। अब आगे हम यह समझेंगे कि ऊर्जा और द्रव्य पृथ्वी के विभिन्न मंडलों के मध्य कैसे संचालित होते हैं, किस प्रकार परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, तथा एक मंडल में यदि परिवर्तन होता है तो अन्य मंडल उससे किस प्रकार से प्रभावित होता है। इन प्रक्रियाओं को समझना विज्ञान के अध्ययन की अनवरत यात्रा का महत्वपूर्ण भाग रहा है, जैसे कि सौर विकिरण द्वारा ऊष्मन, वायु और जल का संचलन तथा पोषक तत्वों का चक्रण, इन सभी मंडलों को एक सूक्ष्म संतुलन में जोड़ते हैं। हम इसे क्रियाकलाप 13.1 के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आगे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है 13.1, उसके द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। चित्र 13.1 में दर्शाया गया है कि पृथ्वी के अभिलक्षणों का अवलोकन करिए। भूमंडल, जलमंडल, हिममंडल, वायुमंडल और जैवमंडल को निरूपित करने वाले एक उदाहरण को पहचानें और घेरा बनाएं। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें भूमंडल, जलमंडल, हिममंडल और वायुमंडल, जैवमंडल को निरूपित करने वाले एक उदाहरण को पहचानें और उसे घेरा बना दीजिए। जैसे कि ये जीव मंडल हो गया, क्योंकि इसमें सभी जीवित है, मनुष्य, भेड़ और यह घास। तो ये क्या हो गया? एक जैव मंडल हो जाता है। अब आगे क्या देखेंगे कि हिम अंततः झील का भाग किस प्रकार बनती है। यदि कुछ वर्षों तक शीतकाल में हिमपात कम हो जाएगा तो इससे झील के जल स्तर और भेड़ों के लिए उपलब्ध घास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो यहाँ पे हमें बर्फ दिख रही है, ये झील का हिस्सा कैसे बनती है? क्योंकि कुछ समय यहाँ पे तापमान थोड़ा बढ़ जाता है और उस टाइम पे यहाँ पे हिमपात भी नहीं होता है, तब ये जमी हुई बर्फ पिघल के जल के रूप में इस झील में आके मिलती है।
हमने यहाँ पे इस क्रियाकलाप से ये समझा कि एक मंडल में विक्षोभ अन्य मंडलों में भी परिवर्तन ला सकता है। कहाँ पे परिवर्तन आया था? हिममंडल में आया था, वहां की बर्फ पिघली क्योंकि तापमान बढ़ा था। परिवर्तन कहाँ पे भी आया, उसके साथ साथ उस झील के जल में भी आया। और और भी अन्य परिवर्तन आते रहेंगे, जैसे कि अगर शीतकाल में हिमपात कम हुआ, वहाँ हिममंडल में हिम कम रही, और जब गर्मियों में जब तापमान बढ़ेगा जिस मौसम में, तो जब हिम पिघल के जिस तरह से झीलों में जाती थी, जिस अनुपात में जाती थी, वह अब नहीं जाएगी, कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि ग्रीष्म काल में झील का जल स्तर भी घट सकता है। मैदानों में घास की वृद्धि के लिए जल कम उपलब्ध हो पाता है। इसी प्रकार बड़े स्तर पर अरब सागर के गर्म जल के कारण समुद्र से अधिक वाष्पीकरण होता है। तो क्या होगा परिणाम स्वरूप? दक्षिण पश्चिमी जो मानसून आता है, जो कि कहाँ से आता है? अरब सागर से, उसमें परिवर्तन आ जाएगा, उसमें असमानता आ जाएगी। तो मानसून में असमानता मतलब कि वर्षा में असमानता। और अब वर्षा में असमानता आई तो अगर मान लो जहाँ जितनी बारिश होनी चाहिए थी, जिस समय पे होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई, तो एक तो फसल उत्पादन प्रभावित होगा सबसे पहले। और जहाँ ज्यादा वर्षा हो गई वहां बाढ़ आ जाएगी, जहाँ कम वर्षा हुई वहां जल स्तर में और जल की समस्या हो जाएगी। इस प्रकार से यह सभी मंडल आपस में जुड़े हुए रहते हैं। आगे देखेंगे। आइए अन्वेषण करें कि सौर विकिरणें भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक, महासागरों से पर्वतों तक कैसे परिवर्तित होती है, और यह पृथ्वी के अनेक प्राकृतिक प्रक्रम जैसे पवन, महासागरीय धाराएं, जलचक्र आदि को किस प्रकार संचालित करती है। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है पृथ्वी का असमान ऊष्मीकरण। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर विकिरण है। यह पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है, जो कि निर्वात में प्रकाश की गति से चलती है। चुंबकीय तरंगों के विपरीत ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगों को किस प्रकार की तरंगे बोला है यहाँ पे? यांत्रिक तरंगे। उनके संचरण के लिए क्या जरूरत होती है? एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसके विषय में अध्याय 10 ध्वनि तरंगों में हम पढ़ चुके हैं। और निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ ms-1। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आवृत्तियों का एक विस्तृत परास होता है, जिसमें उच्च आवृत्ति या लघु तरंगदैर्घ्य विकिरण उच्च से निम्न आवृत्ति या दीर्घ तरंगदैर्घ्य में से सम्मिलित होती है। इस बात को एक बार और हम समझेंगे कि ये आपने पहले पढ़ा होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आवृत्तियों का एक विस्तृत परास होता है, जिसमें उच्च आवृत्ति या लघु तरंगदैर्घ्य, अगर किसी की उच्च आवृत्ति है तरंगदैर्घ्य की, अगर किसी की विकिरण की या तरंगों की उच्च आवृत्ति है तो उसकी तरंगदैर्घ्य कैसी होगी? ये लघु होगी। ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रहते हैं, ये फिक्स है। अगर आवृत्ति उच्च है तो लघु तरंगदैर्घ्य होगी, जैसे कि गैमा रेज और एक्स रेज। फिर निम्न आवृत्ति या दीर्घ तरंगदैर्घ्य इंफ्रारेड और रेडियो वेव सम्मिलित है। ठीक है, गैमा रेज और एक्स रेज से लगा के इंफ्रारेड और रेडियो वेव सम्मिलित है। उच्च आवृत्ति की तरंगे जैसे कि गैमा किरणें और एक्स किरणों की ऊर्जा अत्यधिक होती है, और वे पृथ्वी पर जीवन के लिए कैसी होती है? हानिकारक होती है। गैमा किरणें और एक्स किरणें, हमने एक्सरे किरणों का प्रयोग एक्सरे करने के लिए करते हैं चिकित्सा में। वहां पे लिखा जाता है सावधानी, मतलब सावधानी का नोट लिखा जाता है कि यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो जो उच्च आवृत्ति की किरणें होती है जैसे कि गैमा किरणें और एक्स किरणें, वह हानिकारक होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के पूरे परास को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे चित्र 3.2 में दिखाया गया है।
यद्यपि पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरण मुख्य रूप से पराबैंगनी, दृश्य और अवरक्त परास की होती है। सूर्य की लगभग 99% ऊर्जा हमें इन्हीं तरंगदैर्ध्यों में होती है। स्पेक्ट्रम के ये तीनों क्षेत्र पृथ्वी की जलवायु को आकार देते हैं और जीवन के लिए सहायक होते हैं। हम स्पेक्ट्रम देखते हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस ओर बढ़ेंगे ये दृश्य प्रकाश है, और इस ओर बढ़ेंगे तो क्या आएगी, उच्च आवृत्ति या लघु तरंगदैर्ध्य आएगी, और इस ओर बढ़ेंगे तो क्या आएगी, निम्न आवृत्ति। हम इस ओर बढ़ेंगे तो आवृत्ति बढ़ती जाएगी और तरंगदैर्ध्य कम होती जाएगी, और इस ओर बढ़ा जाएगा तो निम्न आवृत्ति होती जाएगी और तरंगदैर्ध्य बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ स्पेक्ट्रम में हमें दिख रहा है, ये गामा किरणें और एक्स किरणें होती है उच्च आवृत्ति वाली, अभी हमने बात करी। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये इनकी आवृत्ति यहाँ पे ज्यादा है। जैसे जैसे ये दूसरे ओर बढ़ती जा रही है, इनकी अब क्या होती जा रही है, आवृत्ति तो कम होती जा रही है, लेकिन अब यहाँ पे क्या बढ़ते जा रहा है, तरंगदैर्ध्य बढ़ती जा रही है। और हमारे लिए हानिकारक किरणें कौन सी बताई है, गामा और एक्स किरणें। पृथ्वी पे 99% कौन किस प्रकार की किरणें आती है, पराबैंगनी, दृश्य और अवरक्त। स्पेक्ट्रम के ये तीनों क्षेत्र पृथ्वी की जलवायु को आकार देते हैं। गामा किरणें और एक्स किरणें अधिकांशतः पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल के द्वारा छान दी जाती है, फिल्टर कर ली जाती है, या उन्हें वहीं पे रोक लिया जाता है। जबकि सूक्ष्म तरंगों और रेडियो तरंगों की ऊर्जा बहुत कम होने के कारण ये पृथ्वी को पर्याप्त रूप से गर्म करने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इनकी आवृत्ति बहुत कम है, तो इनमें कंपैरेटिवली ऊर्जा भी कम होती है, इसलिए इसमें इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो पृथ्वी को गर्म कर पाए। लघु तरंगदैर्ध्य वाली पराबैंगनी विकिरणों का अधिकांश भाग ऊपरी वायुमंडल में स्थित ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब लघु तरंगदैर्ध्य मतलब क्या, कि यहाँ पे आवृत्ति क्या है, आवृत्ति ज्यादा है, मतलब कि ऐसी पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट विकिरणें जिनकी आवृत्ति ज्यादा होगी, उन्हें कौन रोक लेता है, हमारे ऊपरी वायुमंडल में स्थित एक ओजोन परत होती है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वह इसे अवशोषित कर लेता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षा मिलती है तथा वायुमंडल के कुछ भागों को ऊष्मा प्राप्त होती है। सूर्य से दृश्य प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि अधिकांश जीवों के लिए भोजन का प्राथमिक स्रोत होता है। यह भूमि और जल को आंशिक रूप से गर्म भी करता है। अवरक्त विकिरणें जो पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, ऐसी अवरक्त किरणें क्या करती हैं, पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं, ऊष्मा को पुनः वायुमंडल में विकिरित कर देती है। अब पृथ्वी यहाँ पे क्या कर रही है, जो ऊष्मा है उसे पुनः वायुमंडल में विकिरित कर रही है। बाहर जाने वाली इस ऊष्मा का कुछ भाग हरित गृह गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे पृथ्वी का ताप जीवन के लिए अनुकूल बना रहता है। तो एक लिमिट में ये हरित गृह गैसें भी हमारे पृथ्वी के लिए, पृथ्वी पे एक सामान्य तापमान को मेंटेन करने के लिए ये हरित गृह गैसें भी आवश्यक हैं। लेकिन इनका बढ़ा हुआ अनुपात वायुमंडल में बढ़ी हुई हरित गृह गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, जिसे जो कि आज सबसे बड़ी समस्या पृथ्वी हमारे सामने बना हुआ है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग नाम देते हैं। यहाँ कुछ ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्ध्य का परास कितना होता है, 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक का, और उसकी ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कहीं अधिक होती है। यदि लंबे समय तक हम इन किरणों के कांटेक्ट में आती हैं तो हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे त्वचा में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि त्वचा का कैंसर भी हो सकता है।
पराबैंगनी किरणें जल शोधकों में कीटाणुओं को नष्ट करने और प्रतिदीप्त प्रकाश को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा को क्या बोला जाता है? सूर्यतप। यह पृथ्वी की सतह और वायुमंडल को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है। जो सौर विकिरण है, पृथ्वी जितनी सौर विकिरण की मात्रा पृथ्वी पर आती है उसे बोला जाता है सूर्य तप। ये क्या, पृथ्वी की सतह को और जो हमारे आसपास पूरा वायुमंडल है उसको गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग पर सूर्य की किरणों के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र पर प्रति इकाई समय में जो हमें ऊर्जा, सौर ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसकी औसत मात्रा को बोला जाता है सौर स्थिरांक। इसका मान लगभग 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर है। मतलब इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1400 जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर होगा। यह मान उस सौर ऊर्जा को दर्शाता है जो वायुमंडल में जैसी वह सौर विकिरण सूर्य से आ रही है वैसी ही वह वायुमंडल में जो मात्रा पहुंचती है, यह वह मान है। मतलब अभी इस सौर ऊर्जा में ना तो ये कहीं पे अवशोषित हुई है, ना प्रकीर्णित हुई है, ना परावर्तित हुई है, अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों को पृथ्वी की ऊर्जा का संतुलन जलवायु और ऋतुओं का पैटर्न समझने में सहायक होने के कारण सौर स्थिरांक महत्वपूर्ण होता है। ऊर्जा का कुछ भाग पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पूर्व ही वायुमंडल में उपस्थित गैसों बादलों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग को परावर्तित कर दिया जाता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला अधिकतम सूर्य तप सौर स्थिरांक से कम होता है। ऑब्वियसली जितना सूर्य प्रकाश हमारे वायुमंडल में जैसे ही एंटर हुआ तो उसकी कुछ मात्रा कैसे कम हो गई पृथ्वी पे आने वाले से, क्योंकि बादलों ने या वहां उपस्थित गैसों ने उसने अवशोषित कर लिया कुछ रूप में और कुछ को परावर्तित कर दिया। स्वच्छ आकाश की स्थिति में यह लगभग 1 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर होता है। भारत अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण उष्णकटिबंधीय तथा उप उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। हम ये जानते हैं हमारी जलवायु किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय टाइप की है। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश हमें प्राप्त होता है, जिसके कारण सूर्य तप के ही कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून संचालित होता है, जो भारत की जलवायु और कृषि को प्रभावित करता है। अन्ना मणि भारत के एक अग्रणी वायुमंडलीय वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने संपूर्ण भारत में सूर्य तप का मानचित्रण किया था सबसे पहले। फिर इन्होंने एस रंगराजन के साथ मिलकर सोलर रेडिएशन ओवर इंडिया नाम की एक बुक प्रकाशित करी, जो कि सूर्य तप का हमारे देश का पहला एटलस था। इन्होंने ही भारत में सौर ऊर्जा क्षमता की प्रचुर संभावनाओं के बारे में बताया और इस चीज के लिए मोटिवेट किया कि हमें सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे हमें एक सौर पैनल सिस्टम दिख रहा है, जो कि कहाँ पे बताया जा रहा है, मरुस्थल में बताया जा रहा है। वर्तमान में हमारे देश में उपभोग होने वाली पूर्ण विद्युत आपूर्ति को पूरा करने के लिए पृथ्वी की सतह के कितने भाग पर सौर पैनल लगाने होंगे, ऐसा हम विचार करें। इसका अनुमान लगाने के लिए हम इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर कुछ सूर्यतप की कल्पना कीजिए, जिसका कुछ अंश किसमें कन्वर्ट हो रहा है, विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा से ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। तो थार मरुस्थल के एक छोटे से भाग पे ही जब हम इस प्रकार का सोलर पैनल लगाते हैं तो
वही इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर देता है, वही इतनी विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है कि वह लगभग लगभग पूरे भारत की विद्युत आपूर्ति कर सकता है। आगे देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर सौर विकिरण की पारस्परिक क्रिया। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सौर विकिरण और पृथ्वी का उष्मीकरण। क्या हो रही है? यह सौर ऊर्जा, सूर्य से सौर ऊर्जा आ रही है, कुछ यहाँ तक आके रुक गई है, कुछ पृथ्वी की सतह तक आई है नीचे, कुछ यहाँ बीच से परावर्तित हो गई है, और कुछ पृथ्वी पे आने के बाद परावर्तित हो गई है। तो ठीक है, जो सौर ऊर्जा का कितना, समझ लीजिए इतना अमाउंट वायुमंडल में एंटर कर रहा था, इंटर करा, उसका कितना पृथ्वी पर आया, इतना ही पृथ्वी तक, पृथ्वी की सतह पर पहुंचा, और उसमें से भी कुछ वापस परावर्तित कर दिया गया। यहाँ तक ये जो आके रुक गया है, ये वायुमंडल और बादलों के द्वारा आंशिक रूप से अवशोषित कर लिया गया है, और शेष भाग को वापस वायुमंडल और बादलों के द्वारा वापस परावर्तित कर दिया गया है। शेष बचा हुआ कुछ भाग पृथ्वी की सतह पर आता है, इसे गर्म करता है, क्योंकि पृथ्वी इसे, इसकी सतह इसे अवशोषित कर लेती है, और बाकी बचे हुए, और बाकी उसमें से कुछ भाग को वह परावर्तित कर देती है। हमें यह पता है कि भूमि जल की तुलना में अधिक शीघ्रता से गर्म होती है। भूमि के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ और मृदा के रंग के कारण भी इसमें कुछ अंतर हो सकता है। जगह जगह पर, अलग अलग जगह की भूमि भी जो उसकी तापमान रहेगा वह भी अलग अलग रह सकता है, जिसका कारण क्या होगा, एक तो वहाँ किस प्रकार की वह मृदा है, ठीक है, और दूसरा कारण होगा उसका मृदा का कलर भी। जो गहरे रंग की सतह वाली जगह होगी वहां पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा अवशोषित होगा। हम ये जानते हैं कि गहरे रंग सूर्य के प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करते हैं और हल्के रंग कम करते हैं, इसीलिए हम गर्मी के दिनों में हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि प्रकाश कम अवशोषित हो और तापमान ना बढ़े, हम गर्मी कम महसूस करें। एक सतह द्वारा सौर विकिरण का परावर्तित अंश क्या कहलाता है? अल्बिडो कहलाता है। मतलब कि क्या हुआ है, यहाँ पे जो वापस सनलाइट जा रही है, जो वापस परावर्तित कर गई है, वह अल्बिडो कहलाती है। मतलब अल्बिडो का मान जितना ज्यादा होगा वहां पे तापमान उतना कम होगा, क्योंकि अल्बिडो ज्यादा मतलब कि, अल्बिडो के ज्यादा होने का मतलब क्या है कि परावर्तित प्रकाश की मात्रा ज्यादा। तो ऑब्वियसली अगर प्रकाश ज्यादा परावर्तित हो गया है तो वहां पे टेम्परेचर कैसा रहेगा? कम रहेगा। अल्बिडो शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है धवलता। उच्च अल्बिडो सतहें ठंडी रहती हैं क्योंकि वे अधिक प्रकाश का परावर्तन करती है, उच्च सतहें, ठीक है, जबकि निम्न सतहें प्रकाश का कम परावर्तन करती है और अधिक अवशोषण करने के कारण शीघ्रता से गर्म हो जाती है। यहाँ पे नीचे एक टेबल दी हुई है जिसमें पदार्थों की सतह तथा सौर विकिरण का परावर्तन बताया गया है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? हीम। एल्बिडो मान क्या है? 0.8090। फिर है बर्फ, फिर संदलित चट्टाने, हल्के रंग की मृदा, काली मृदा, महासागरीय जल। अब हम यहाँ देख रहे हैं तालिका में कि ये जो एल्बिडो मान है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जो परावर्तित प्रकाश की मात्रा है वह क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो अब इस केस में क्या होगा, जब परावर्तित मात्रा कम हो रही है मतलब कि अवशोषित ज्यादा हो रही है, अवशोषित ज्यादा हो रही है मतलब कि तापमान बढ़ता जाएगा। यहाँ सबसे ज्यादा अल्बिडो मान है हीम में, तो मतलब यहाँ पे तापमान कैसा होगा? कम होगा। हम जानते हैं कम रहता है। बर्फ में भी कम होगा। संदलित चट्टाने में अब यह अपेक्षाकृत बढ़ता जाएगा। हल्के रंग की मृदा में ये मान और कम हो जाएगा तो यह और बढ़ेगा। काली मृदा और महासागरीय जल में भी अल्बिडो मान और कम हो जाएगा और तापमान और बढ़ेगा, उच्चतम हो जाएगा। अब यहाँ पे
इसी कारण जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं वहां पे एल्बिडो मान ज्यादा होता है, तो वहां पर तापमान कम होता है, वे ठंडे प्रदेश होते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट होता है महासागरीय प्रदेशों में। सभी वस्तुएं ऊष्मा का विकिरण करती हैं, विशेष रूप से ग्रीष्म काल की रात्रि में पक्के मकान के अंदर हमें अधिक गर्मी अनुभव होती है। क्योंकि रात रात के टाइम में क्या होता है कि कंक्रीट सीमेंट से जो बने हुए मकान होते हैं वह पुनः विकिरण करते हैं। वे क्या करते हैं? पुनः विकिरण करते हैं ऊष्मा का। दिन में सूर्य प्रकाश आया, गर्मी आई, इन्होंने अवशोषित कर ली। अब रात्रि के समय क्या होता है? ऊष्मा पुनः विकिरित होगी। इसलिए हमें सीमेंट और कंक्रीट के मकान में ज्यादा गर्मी लगती है। इसके विपरीत गाढ़ी मिट्टी और लकड़ी से बने पारंपरिक घरों की दीवारें भीषण गर्मियों में भी ठंडक का अनुभव कराती है, क्योंकि इनसे ऊष्मा का पुनः विकिरण कम होता है इनके कंपैरिजन में। इसीलिए आज के टाइम में तो अब कंक्रीट सीमेंट वाले घरों का प्रयोग कम करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये कंक्रीट सीमेंट आगे धीरे जैसे जैसे ये अपशिष्ट के रूप में कन्वर्ट होती जाएगी, तो इनका कोई रिसाइकलिंग का या इनके अपघटन का कोई भी अभी तक वर्तमान विज्ञान ने कोई भी उपाय नहीं बताया है। यह पृथ्वी पे यथावत एकत्र होती जाएगी। शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव। इस केस से हम इस स्टडी से हम ये समझेंगे कि छोटे छोटे जो परिवर्तन हम हमारे पर्यावरण में हमारे हस्तक्षेप से या वर्तमान विज्ञान के प्रयोगों के द्वारा कर रहे हैं, वह धीरे धीरे आगे हमारे लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं। ग्रीष्म काल में हम क्या नोटिस करते हैं कि रात के टाइम में जो शहरों में टेम्परेचर ज्यादा रहता है कि इसके कंपैरिजन में ग्रामीण क्षेत्रों के कंपैरिजन में। उसका कारण क्या है? क्योंकि शहरों में इस्पात, कंक्रीट, सीमेंट इनके बने हुए घर होते हैं, कंक्रीट और डामर की बनी हुई रोड होती है, और गांव में इनकी संख्या बहुत कम होती है या नहीं होती है। अब ये सभी पदार्थ कैसे होते हैं? ये इस्पात, कंक्रीट, ये पदार्थ सौर विकिरण को अवशोषित करते हैं और ऊष्मा को संचित रखते हैं। इन पदार्थों के द्वारा पुनः विकृत ऊष्मा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों को अधिक गर्म बनाती है। और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों एवं वनों में अधिक वनस्पति होती है तथा वे छाया और पादप वाष्पोत्सर्जन के कारण भी वे ठंडे रहते हैं। शहरी ऊष्माद्वीप प्रभाव हमें यह बता रहा है कि मनुष्यों के द्वारा भूमि का उपयोग स्थानीय जलवायु को किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। यहाँ हमने डायरेक्ट कुछ पोल्यूशन नहीं किया, हमने सोचा भी नहीं कि हम सीमेंट का घर बना के किसी प्रकार का प्रदूषण कर रहे हैं, लेकिन हमारा यह एक छोटा सा मानवीय व्यवहार, एक छोटा सा मानवीय कार्य हमारे आसपास के वातावरण को, हमारे पर्यावरण को असंतुलित कर रहा है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। पृथ्वी की सतह पर किसी विशेष क्षेत्र को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण की मात्रा उसके अक्षांश पर भी निर्भर करती है, और उसी के कारण हम पृथ्वी पे असमान ऊष्मन को देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? सूर्य प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे अलग वेव से पड़ेगा, इस जगह पे अलग अलग डिग्री पे पड़ेगा, इस पे अलग पड़ेगा, और इस साइड तो पड़ेगा ही नहीं। तो इस साइड क्या हो जाएगा? पृथ्वी के रात हो जाएगी, और यहाँ पे अलग अलग डिग्री से यह पृथ्वी की सतह पे पड़ता है। तो सब जगह यहाँ पर ऊष्मन अलग अलग होगा, मतलब पृथ्वी की हर एक सतह पर ऊष्मन अलग अलग रहता है, और यही असमानता ही वायुमंडलीय परिस्थितियों को निर्धारित करती है। अक्षांश और पृथ्वी का आकार, यही बात यहाँ पे दी गई है कि हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अलग अलग विभिन्न अक्षांशों पर भिन्न भिन्न कोणों पर पड़ती है। जैसे कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों के निकट सौर विकिरण छोटे क्षेत्र में केंद्रित होती है, तो वहां पे ज्यादा तापमान होता है, और ध्रुवीय प्रदेशों में यह बड़े क्षेत्रों में फैल जाती है, जिसके कारण वहां पे तापमान कम होता है। यह असमान
ऊष्मन भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच ताप में अंतर को उत्पन्न करता है। गोलीय आकृति और पृथ्वी का उसके घूर्णन अक्ष पर जो झुकाव होता है वह ऋतुओं में परिवर्तन उत्पन्न करता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो पृथ्वी की गोल आकृति होती है और साथ ही साथ वह अपने अक्ष पे जो घूम रही है और जो टिल्ड है उसी के कारण मौसम निर्धारित हो रहे हैं, और जो सूर्य के आसपास परिक्रमा साथ साथ लगा रही है उसी से ही दिन और रात भी होते हैं। पृथ्वी की सतह पर इस असमान ऊष्मन के कारण वैश्विक पवन और महासागरीय धाराएं संचालित होती है। यह बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस रूप में पढ़ी थी हमने, ये पवन और यह बनना स्थल समीर और समुद्र समीर। तो जब ऊष्मन अलग अलग था, सतह पर ऊष्मन अलग अलग था, मतलब कि टेम्परेचर अलग अलग था, तब वहां पर भी पवनें निर्मित हुई थी। आगे दिया हुआ है यहाँ पर वायुमंडल की भूमिका। हम सभी ने, हमें पता है हमारे सौर मंडल में सन के पास में सबसे पास में क्या है? यहाँ पे है बुध, ठीक है। फिर है यहाँ पे है शुक्र, ठीक है। फिर पृथ्वी, इस तरह से चलता जाएगा। अब सूर्य के पास में सबसे पहला कौन सा ग्रह है? बुध। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है? शुक्र। तो सबसे ज्यादा गर्म कौन सा ग्रह होना चाहिए? बुध को होना चाहिए, क्योंकि ये पास के पास है तो सबसे ज्यादा तापमान इसको जाएगा, तो ये बहुत गर्म हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। क्योंकि इसका कारण क्या है? क्योंकि शुक्र ग्रह पे एक सघन वायुमंडल पाया जाता है। सघन वायुमंडल पाया जाता है और अधिक मात्रा में ग्रीन हरित गैसें भी पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश आता है, अब सघन वायुमंडल है तो वहां पे अवशोषित कर लिया जाता है, उससे टकराता है तो वापस से परावर्तित भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ग्रीन हरित गैसें भी वहां पर ज्यादा होती है। और उसी के कंपैरिजन में बुध ग्रह पे कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए शुक्र ग्रह इसीलिए ज्यादा गर्म रहता है, क्योंकि वहां पर ग्रीन हरित गैसें भी बहुत ज्यादा होती है, बुध ग्रह पे कम होती है। तो ये हमने इसलिए समझा क्योंकि हम यहाँ पे वायुमंडल की भूमिका की बात कर रहे थे। वायुमंडल किसे बोलते हैं? पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के आवरण को बोला जाता है वायुमंडल। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने स्थान पर स्थिर बना रहता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और जलवाष्प और भी गैसें अल्प मात्रा में उपस्थित होती है हमारे वायुमंडल में। यहाँ पे पृथ्वी के वायुमंडल की परतें दी हुई है। जीरो पृथ्वी, ये पृथ्वी की सतह है मान लीजिए, ठीक है। सतह से लगा के 12 किलोमीटर की हाइट तक के बीच का क्षेत्र कहलाता है शोभ मंडल। ये अलग अलग स्टेजेस हैं हमारे वायुमंडल के। तो पृथ्वी की सतह से जो 12 किलोमीटर तक का एरिया रहेगा उसे बोला जाता है शोभ मंडल, और सारी मौसम से रिलेटेड परिघटनाएं इस एरिया में ही होती है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है, और साथ ही यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये अपना स्थल है, सतह है, यहाँ ये गर्म हो जाएगा तो यहाँ की हवा क्या हो जाएगी, अब ये वो भी गर्म हुई हल्की होके अब यह ऊपर की ओर उठने लगेगी और ऊपर की हवा नीचे आने लगेगी। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे पवन का निर्माण भी होता है। ये तो बात हो गई शोभ मंडल।
अब 12 किलोमीटर से जो 50 किलोमीटर तक का एरिया है वह होता है समताप मंडल। समताप मंडल में थोड़ी गैसें कम होती है, ये शांत होता है क्योंकि ये ऊपर नीचे वाला गर्म हवा का ऊपर उठना नीचे जाना ये सब वाला सीन यहाँ पे नहीं चलता है। मतलब यहाँ मौसम से रिलेटेड कुछ चीजें नहीं होती है, वो सब कहाँ होगी, वो सब शोभ मंडल पे होगी। लेकिन समताप मंडल में एक बहुत जरूरी चीज है। क्या है बहुत जरूरी चीज है, पता है किसी को? ओजोन। ओजोन परत पाई जाती है यहाँ पे, जो कि सूर्य से आने वाले प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है, यहीं पे अवशोषित कर लेती है। अब हमें पता है कि अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे लिए कितनी हानिकारक है, तो इसलिए ओजोन परत हमारे लिए क्या हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके ऊपर मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल आएगा। और जब 100 किलोमीटर हो जाएगा, जब 100 किलोमीटर आएगा, तो फिर अंतरिक्ष अंतरिक्ष क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। बहिर्मंडल, तापमंडल, मध्य मंडल, इस एरिया में भी हम पृथ्वी के वायुमंडल से रिलेटेड कोई भी परिघटनाएं नहीं होती है। ये सब वही बात लिखी है जो अभी हमने डिस्कस करी। हाँ, एक चीज कि शोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा के ऊपर अधिक होती है और ध्रुवीय प्रदेशों में कम होती है। तो वैसी बात है कि ध्रुवीय प्रदेश में ऐसे पहाड़ रहेंगे तो उसके पहाड़ की चोटी और यहाँ ऊपर के बीच की दूरी कम ही रहेगी, ठीक है ना। समताप मंडल हम देख चुके हैं, 12 से 50 किलोमीटर में ओजोन परत इसमें स्थित रहती है। हाँ, समताप मंडल में एक और बात होती है कि ऊंचाई के साथ यहाँ पे ताप में भी वृद्धि होती है। यहाँ पे जैसे जैसे शोभ मंडल में ऊपर बढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, ताप में कमी हो रही थी, लेकिन इसमें जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो ताप में वृद्धि होगी। वायु के ऊर्ध्वाधर मिश्रण की कमी के कारण इस परत को शांत कर देती है, जिससे मौसम शोभ मंडल तक ही सीमित रहता है। 100 किलोमीटर के ऊपर बाह्य अंतरिक्ष होता है, ये हमने देख लिया। आगे देखेंगे अब हम, वही बात दी हुई है कि शोभ मंडल 0 से 12 किलोमीटर यहाँ पे मौसम बनता है और ऊंचाई के साथ ताप क्या होता है, घटता है। समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर, ओजोन परत द्वारा अल्ट्रावायलेट अवशोषण करना, और ऊंचाई के साथ साथ इसमें क्या होगा, ताप बढ़ता जाता है। पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करने में वायुमंडल दो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहली कौन सी है, ये पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरणों का कुछ भाग अवशोषित कर लेता है और ओजोन परत जैसी लेयर हानिकारक विकिरणों को पूर्णतः रोकने का काम करती है। अन्य गैसें भी सूर्य के कुछ प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले अवशोषित कर लेती है। अब दूसरा क्या काम कर रहा है, ये बाहर जाने वाली ऊष्मा को रोकता है। जैसे कि हमने देखा शुक्र ग्रह में, वहां पे बहुत सघन वायुमंडल था, ज्यादा ग्रीन हरित गैसेस थी, तो क्या हुआ कि जो प्रकाश आया, जो ऊष्मा अंदर आई है, वह अब ऊष्मा बाहर विकिरित नहीं होगी, परावर्तित व प्रकाश नहीं हो पाएगा, क्योंकि वायुमंडल वहां का बहुत सघन है। तो इस कारण वहां का तापमान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। पृथ्वी की सतह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और इसे अवरक्त क्षेत्र में पुनः विकिरित करती है। हरित ग्रह गैसें जैसे CO2, CH4 इन पुनः विकिरित ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे यह अंतरिक्ष में बाहर जाने से रुक जाती है। अब देखिए यहाँ पे ईश्वर ने हरित ग्रह गैसें हमारे वायुमंडल में दी है कि आपको ऐसी कुछ तो गैसें हम दिया जा रहा है जो कि पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करने में हेल्प करेगी, जैसे कि CO2, CH4, ठीक है। लेकिन इन्हें एक निश्चित अनुपात में रखना अब आपका काम है, निश्चित अनुपात में रखना इन्हें अब आपका काम है। अगर ये सामान्य अनुपात में बनी रही तो ये अच्छे से हमारे हित में कार्य करेंगी, लेकिन अगर इनकी मात्रा बड़ी वायुमंडल में तो यह
ग्लोबल वार्मिंग जैसी इफेक्ट का कारण बनती है, मतलब कि यह ज्यादा ऊर्जा को, ऊष्मा को अवशोषित करके रखती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। यह समस्या अभी पृथ्वी पे, यह समस्या सबसे अभी विकट होती जा रही है कि हरित गृह गैसें बढ़ती जा रही है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। तो वही ईश्वर ने तो हरित गृह गैसें एक निश्चित अनुपात में इसीलिए हमें दी थी कि ये हम पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करके रखेंगे। पर अब हमने क्या करा, मनुष्य ने अपनी आदत के हिसाब से उस सिस्टम में भी हस्तक्षेप करा, और इस प्रकार के वर्तमान विज्ञान के द्वारा इस तरह की खोजें की गई, इस प्रकार के साधन उपयोग में लाने लगे नित्य प्रतिदिन, कि ये जो हरित गैसें हैं इनकी मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ गई, जिसका परिणाम क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुआ। इसे हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि हमने एक सृष्टि में उपस्थित निश्चित ईश्वर द्वारा रचित निश्चित अनुपात के साथ छेड़छाड़ करी, जिसका दंड अब हमें ग्लोबल वार्मिंग के रूप में मिल रहा है। अगर ये इस तरह से ही बढ़ता रहा तो कुछ समय के बाद यहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाएगा। वायुमंडल निरंतर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण परिवर्तित होता रहता है और इससे मौसम, जलवायु और ऊर्जा संतुलन प्रभावित होता है। सौर विकिरण और ब्रह्मांडीय किरणें वायुमंडल के साथ परस्पर क्रिया करती हैं। अब वही बात कि ओजोन परत इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पे आने नहीं देती, अपने पास ही अवशोषित कर लेती है। यह पराबैंगनी किरणें हमारे लिए हानिकारक है। अगर ये पृथ्वी पे आने लगी, हमारे कांटेक्ट में आने लगी, तो हमें नेत्र रोग हो सकते हैं और त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। लेकिन कुछ टाइम पहले अंटार्कटिका के ऊपर क्या देखा गया, ओजोन परत में क्षय देखा गया, और ओजोन परत वहां पे उसका क्षरण हो गया था। उसका क्षरण होना मतलब कि अब पराबैंगनी किरणें कुछ मात्रा में पृथ्वी पे आएंगी, जो कि हमारे रोगों का कारण बनेगी। और यह किस कारण हुआ था, मानव के द्वारा निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों से हुआ था। फिर से यहाँ पे वही केस हो रहा है, ईश्वर ने ओजोन परत बनाई है, ठीक है, जो किरणें हमारे लिए हानिकारक है उनको, ताकि वह उनको, यहाँ पे फिर वही केस हो रहा है कि ईश्वर ने हमें हमारे वायुमंडल में ओजोन परत नाम की एक लेयर दी है, जिससे कि वो क्या काम करती है, वह सूर्य प्रकाश में आने वाले पराबैंगनी विकिरणों को रोक लेती है, जिससे हम रोगी ना बने। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों को बढ़ा दिया है, जो कि ओजोन परत के ह्रास का कारण बनते जा रहे हैं। मतलब हमने फिर से संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करी है। तो दंड के रूप में अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो ओजोन परत हमारा सुरक्षा कवच था, वो कहीं कहीं से उसमें क्षरण हो रहा है। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें एक वैश्विक समझौता हुआ पूरे विश्व के लिए कि हम ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम के रसायन है, इनका प्रयोग थोड़ा कम करें। इनका प्रयोग होता था रेफ्रिजरेटर में और एरोसोल में। फिर विश्व के सभी देशों ने मिलकर इस और कदम उठाया और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज को कम किया। तो अब यह नोटिस किया जा रहा है कि जो ओजोन परत में क्षरण हुआ था वह रुक गया है। असमान ऊष्मन के कारण पवन और महासागरीय धाराओं का उत्पन्न होना। हमें यह पता है कि पवन उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। दाब में यह अंतर मुख्यतः सूर्य द्वारा पृथ्वी की सतह के असमान ऊष्मन के कारण होता है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में कि पवन कैसे चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब। वायु कैसे चलेगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वो गमन करती है। और ये दाब कैसे बनता है, असमान पृथ्वी पे हुए असमान ऊष्मन के कारण। जैसे कि हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, स्थल समीर और समुद्र समीर। भूमि और जल का
असमान ऊष्मन ही स्थल समीर और समुद्री समीर जैसी परिघटनाओं के लिए उत्तरदायी है। उस तब क्या हो रहा था, एक क्विक रिवीजन उसका लेते हैं हम, स्थल समीर और समुद्र समीर का, कि मान लीजिए यह समुद्र है, ठीक है, ये यहाँ पर स्थल है। अब हमें यह पता है कि जब सूर्य प्रकाश आता है तो उसकी ऊष्मा से ज्यादा पहले कौन गर्म हो जाता है, स्थल गर्म हो गया। अब स्थल गर्म हो गया तो इसके यहाँ पे जो वायु है वह पहले गर्म होके ये ऊपर चली गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वायु का जो दाब है वो क्या हो गया, कम हो गया। वहीं यहाँ समुद्र के किनारे वायु का दाब कैसा है, ज्यादा है। तो हमें क्या पता है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तो अब वायु यहाँ से इस ओर चलने लग जाएगी। इसी प्रकार से इसका जस्ट अपोजिट भी होता है, जब दाब इधर कम हो जाएगा रात के समय तो वायु इधर से स्थल से समुद्र की ओर चलने लग जाएगी। यह होता है स्थल समीर और समुद्र समीर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ऊष्मन, अलग अलग ऊष्मन के कारण जो दाब में परिवर्तन आया, उस दाब में परिवर्तन के कारण यहाँ पर समीर चली। तो वही कारण पवन और महासागरीय धाराओं के लिए भी होता है। अब नेक्स्ट है स्थानीय पवन। पृथ्वी की सतह के असमान ऊष्मन से स्थानीय पवन उत्पन्न होती है, जैसे कि घाटी समीर और पर्वतीय समीर। ये भी सेम समुद्र समीर और स्थलीय समीर की तरह ही कार्य करेगा। ये हमारी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसमें एक जैसा सरफेस नहीं होती, सतह एक जैसी नहीं होती, ऊंची और नीची इस प्रकार से रहती है। तो अब क्या होता है कि दिन में जब सूर्य प्रकाश पड़ रहा है तो जो एक्सपोजर वाला, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वह जल्दी गर्म हो जाता है। ये जल्दी गर्म हो गया तो अब यहाँ की गर्म हवाएं क्या हो गई, यहाँ से उठ के ऊपर चली गई गर्म हवा, ठीक है। तो यहाँ पे अब दाब कैसा हो गया, यहाँ पे वायु का दाब कम हो गया। उसके कंपैरिजन में जो तल एरिया है यहाँ पे वायु का दाब ज्यादा है। तो अब वायु कम दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलेगी और वह कैसी होगी, वह ठंडी होगी। तो इसे क्या नाम दिया गया है, घाटी समीर बोला गया है। तल से जो ऊपर की ओर घाटी की ओर जाती है इसे बोला गया है घाटी समीर। अब जब सूर्यास्त के समय क्या हो जाता है, सेम जगह पे सूर्यास्त के समय में क्या हो जाएगा कि ये जो ऊपर वाला स्थान है ये जल्दी ठंडा होगा। अब ये जो नीचे तल वाला स्थान है यह इस स्थान के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म हो गया, ये अभी ज्यादा गर्म है। तो हवा यहाँ से गर्म हवा ऊपर की ओर उठी, तो यहाँ पे अब तल में दाब कैसा हो गया, कम हो गया, और इसके कंपैरिजन में यहाँ पे दाब अधिक हो गया। तो अब यहाँ से वायु नीचे की ओर जाएगी। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर्वतीय समीर। तो असमान ऊष्मन के कारण घाटी समीर और पर्वतीय समीर भी बनती है। ये स्थानीय पवन पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम की स्थिति, कृषि और दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। मृदा एवं फसल की गुणवत्ता को भी निर्धारित करती है। पृथ्वी की सतह के असमान तापमान के कारण ही पवन का निर्माण होता है और यह पृथ्वी के वायुमंडलीय परिसंचरण का एक महत्वपूर्ण भाग बनता है। आगे इसके बाद दिया हुआ है ग्रही पवन। ये भी सेम उसी सिद्धांत पे कार्य करेगा, दाबांतर पे और असमान उष्णन पे, कि पृथ्वी की सतह पर जो ताप में अंतर है वहां पे। मान लीजिए कि यह पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये हमें दिख रही है यहाँ पे सतह, इससे ऊपर जो है वो हमारी पर्वतमालाएं हैं। तो ये जो पृथ्वी की सतह है यहाँ पे कितना दाब बता रहे हैं, 0 डिग्री, और यहाँ पे पर्वतमालाओं पे कितना बता रहे हैं, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे तापमान ज्यादा है पृथ्वी की सतह पे, हवा गर्म हुई ऊपर गई, दाब कम हो गया, और यहाँ पे दाब ज्यादा है, तो अब हवा यहाँ से यहाँ की ओर आएगी। ये देखिए, यहाँ से ये ऊपर उठती हुई गर्म हवाएं हैं, फिर नीचे जाती हुई ठंडी हवाएं, ये यहाँ फिर ये पर्वतमालाओं से यहाँ नीचे की ओर ठंडी हवाएं आएगी, और यही प्रक्रम कंटिन्यू चलता रहता है, जिसके कारण से ग्रही पवन उत्पन्न होती है। भूमध्य रेखा और ध्रुवों के मध्य पृथ्वी के असमान ऊष्मन के कारण निम्न और उच्च दाब की पेटियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये जो सतह एरिया रहेगा हमारा, ये भूमध्य एरिया रहेगा, ये ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा। तो अब यहाँ पे असमान ऊष्मन है, हमें पता है भूमध्य रेखा वाली साइड पे तापमान ज्यादा और ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम, तो इसी के कारण निम्न और उच्च दाब की पेटियां बन जाती है, और वायु दाब में बड़े स्तर का यह अंतर वायु को लंबी दूरियों तक गतिशील बना देता है। इसे ही क्या बोला जाता है, ग्रही पवने। काम सेम सेम ही हो रहा है, जो समुद्र समीर में हो रहा था घाटी पवन में समीर में हो रहा था पवन में, ग्रही पवन में भी वही चीज हो रही है, बस अब क्या है, एरिया बढ़ गया है, लंबी दूरी तक वायु यहाँ पे ट्रेवल कर रही है। यद्यपि उपोष्ण कटिबंधीय पट्टी में अवतलित समस्त वायु पुनः भूमध्य रेखा की ओर नहीं जाती है। ठीक है, जो ये उपोष्ण कटिबंधीय एरिया बन जाता है हमारा, ये तो ध्रुव हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गई, ये वाला जो एरिया होता है ये एरिया हो जाता है उपोष्ण कटिबंधीय 30 डिग्री वाला। यहां से क्या होता है, वायु पुनः भूमध्य रेखा की ओर नहीं जाती, इधर से वायु इधर की ओर नहीं जाती, इसका कुछ भाग सतह के साथ ध्रुवों की दिशा में प्रवाहित हो जाता है, और लगभग 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के पास पुनः ऊपर उठता है, ये 60 डिग्री। तो ये यहाँ से इस ओर गमन करती है, ये भूमध्य रेखा की ओर नहीं जाती है। जहां यह भाग ध्रुवीय क्षेत्रों की शीतल वायु से मिलता है, इसे उपध्रुवीय निम्न दाब पट्टियां बनाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ पे 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण में अत्यधिक निम्न ताप के कारण शीतल और सघन वायु नीचे उतरती है, जिससे ध्रुवीय उच्च दाब पट्टियां निर्मित होती है। जैसे कि ये ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पे हमारे दोनों पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अब तापमान यहाँ पे बहुत कम है, तो शीतल और सघन वायु क्या होगी, यहाँ पे नीचे उतरेगी और इन क्षेत्रों से उपध्रुवीय पट्टियों की ओर बहने लगती है, उपध्रुवीय पट्टियों की ओर बहने लगती है। अब फिर क्या होगा, एक नए वायुमंडलीय परिसंचरण चक्र को पूरा करती, इसी प्रकार से यह, क्योंकि यहाँ से यह उपोष्ण कटिबंधी से ये भूमध्य रेखा की ओर नहीं आती है, ये किधर जाती है, ये ऊपर की ओर जाती है, जहाँ पे तापमान कम होने से ये और ज्यादा शीतल और सघन वायु भी नीचे आ जाती है, और यहाँ पे कैसा पट्टी बन जाती है, उच्च दाब वाली पट्टी बन गई है। अब इन क्षेत्रों से उपध्रुव, फिर यहाँ से यह उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बहना चालू कर देती है, तो इस प्रकार से यह चक्रण कंटिन्यू चलता रहता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये वायु अपने सीधे मार्ग से विक्षेपित हो जाती है, इस प्रकार भूमंडलीय पवन उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर सीधी रेखा में न बहकर वृत्ताकार मार्ग में चलती है। ये सीधी रेखा में न जाकर कैसी जाएंगी, ये यहाँ पे इस तरह से विक्षोभित हो गई है। आगे दिया हुआ है महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की असीम मात्रा का निरंतर प्रवाह होती है, पवनों की भांति भूमंडलीय दबाव में अंतर भी महासागरीय धाराओं को संचालित करता है। अब यहाँ पे क्या क्या हो गया, पवनों की भांति भूमंडलीय दबाव में अंतर महासागरीय धाराओं को संचालित करता है। प्रबल ग्रही
पवनों का घर्षण महासागरों के जो सतही जल को होता है वह खींचता है, जिससे कि जो महासागर की जो सतही जल होता है उसमें हमें गति दिखाई देती है। पवनों के अतिरिक्त ताप और लवणता में अंतर, पृथ्वी का घूर्णन तथा स्थल खंडों का वितरण भी महासागरीय जल की गति को प्रभावित करते हैं। जैसे कम लवणता वाला जल होता है वो महासागर के सतह पे रहता है, और जो ज्यादा लवणता वाला जल होता है वह नीचे की ओर चला जाता है। भूमध्य रेखीय उष्णीय जल महासागर की सतह से बहते हुए ध्रुवों की ओर बहता है, जबकि महासागर के गहरे निचले स्तर का ठंडा और सघन जल मंद रूप से भूमध्य रेखा की ओर जाता है। महासागरीय जल की लवणता अभी हमने बात करी कि नीचे की तरफ अधिक लवणता वाला जल जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह जल प्रवाह विक्षेपित हो जाता है, जिससे विशाल वृत्ताकार प्रवाह पैटर्न बनते हैं, और जिन्हें क्या बोला जाता है, जिन्हें भंवर या गायरे बोला जाता है। उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप चलता है। ये जो जल प्रवाह दिखा रहे हैं यह वृत्ताकार प्रकार का, यह उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमेगा, घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में यह अपोजिट दिशा में घूमेगा, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। लेकिन यह किसी द्वीप से टकरा के पुनः सामान्य दिशा में बहने लगता है। ये भूमध्य रेखा, ये यहाँ पे महासागर दिए हुए, उत्तर प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। अब क्या हो रहा है कि जो भूमध्य रेखा वाला साइड है, यहां से पवन इस समुद्र में पहले यह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलती है और कैसी रहती है, गर्म रहती है। लेकिन जैसे ये ध्रुव साइड आएगी तो ये कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। जो ब्लू कलर है ना, ये ठंडी धाराओं को बता रहे हैं। सेम सभी में हो रहा है। भूमध्य रेखा वाली साइड से ये गर्म रहेगी, फिर जैसे ही उसके जस्ट अपोजिट जाएगी यह ठंडी हो जाती है। यहाँ पे भी ये देखिए भूमध्य रेखा के पास से धाराएं गर्म है, ये रेड कलर की गर्म को शो कर रही है, और फिर ये यहाँ पे ये ब्लू कलर की ठंडी हो जाती है। और ये किस दिशा में, ये जो इनका पैटर्न बन जाता है, यह उत्तरी ध्रुव की साइड की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में रहता है, और दक्षिणी ध्रुव की साइड में जस्ट उसके अपोजिट, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज रहता है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी की जलवायु के नियमन में और जीवन को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की और ऊष्मा का स्थानांतरण कर वे भूमंडल के ताप के अंतर को कम करती है। जैसे कि उष्ण महासागरीय धारा, जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जो गल्फ स्ट्रीम का विस्तार है, ये कहाँ की ओर जाती है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। ठीक है, यहां से होके जाने वाली, भूमध्य रेखा के ऊपर से होके जाने वाली धाराएं गल्फ स्ट्रीम से जब होके जाती हैं तो ये उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में जब इंटर करती हैं तो यहाँ पे भी जो ठंडे प्रदेश हैं, मतलब जहाँ बर्फ होती है, वहां पे भी, वहां के जो बंदरगाह होते हैं वहां पे भी ये बर्फ को जमने नहीं देती है। ये यहाँ से होके गर्म ये जा रही है, गल्फ स्ट्रीम से मिली और उत्तर अटलांटिक प्रवाह तक आ गई। तो ये जो यूरोप के यहाँ और ग्रीनलैंड इधर जो देश बताए जा रहे हैं, यहाँ के बंदरगाह पे भी ठंड के दिनों में भी यह बर्फ नहीं जमने देती है, जिससे कि व्यापार यातायात सुनिश्चित और सुरक्षित रहे। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण कर वे भूमंडल के ताप के अंतर को कम करती है। यहाँ से यह जल स्ट्रीम जाएगी जो कि अब भूमध्य रेखा से होके जा रही है तो गर्म है, तो
आगे तक जाएगी तो यहाँ पे जो तापमान कम होता है वह उसको मेंटेन रखती है। यहाँ दिया गया है कि एक प्रबल महासागरीय धारा जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के दक्षिणी भाग से गर्म जल को अटलांटिक महासागर के भी पार ले जाती है। ये हमारा अटलांटिक महासागर, इससे भी पार आगे तक ले जा रही है। यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट की ओर बहती है और शीतकाल में भी बंदरगाहों को बर्फ से मुक्त रखती है, जिससे कि यह संतुलन मानवीय गतिविधियों के लिए जरूरी होता है। पुणे स्थित भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक उन्नत कंप्यूटर मॉडलों का उपयोग करते हैं जो इस अध्याय में वर्णित वायुमंडल, महासागर, स्थल एवं हिम के मध्य ऊर्जा के प्रवाह को एकत्रित कर भारतीय मानसून की प्रक्रिया का अनुकरण करते हैं और ये अध्ययन करते हैं कि वैश्विक ताप वृद्धि भारतीय मानसून वर्षा पैटर्न को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। ये IITM पुणे का फोटो यहाँ दिया हुआ है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, जैव भू रासायनिक चक्र। सजीव निरंतर अपने आसपास की वायु, जल, मृदा और चट्टानों के साथ द्रव्य और ऊर्जा का पारस्परिक रूप से आदान प्रदान करते रहते हैं। हमने पहले भी देखा, हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, जिसे हमने तब वहां पे क्या नाम दिया था, एक पारिस्थितिक तंत्र, एक पारिस्थितिक सिस्टम, कि उस जगह पे सजीव और निर्जीव दोनों साथ में मिलके, दोनों मतलब सजीव की उत्तरजीविता तभी है जब वह निर्जीव घटकों का भी उपयोग कर रहा था और वह प्रक्रिया सतत चल रही थी। पृथ्वी के निर्जीव और सजीव घटकों के मध्य निरंतर अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी के विभिन्न मंडलों में द्रव्य और ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं कि आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यूज होके इनका पुनर्चक्रण होता रहे और यूज होने के बाद ये वापस हमारे लिए यूज करने के लिए उपस्थित रहे। अजैविक और जैविक घटकों के मध्य द्रव्य और ऊर्जा का यह चक्रीय संचलन क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। क्या है? अजैविक और जैविक घटकों के मध्य द्रव्य और ऊर्जा का यह चक्रीय संचलन जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। विभिन्न पारितंत्रों के मध्य एक गतिक संबंध होता है। यह पारस्परिक जुड़ाव को विक्षोभ से उबरने तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण होता है। हम अब आगे जल, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन चक्रों का पुनर्चक्रण देखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है जल चक्र। पिछली कक्षाओं में हमने वर्षा होने की प्रोसेस को देखा था, कैसे होती है, क्या कौन सी प्रक्रिया होती है। पृथ्वी से जब वाष्पीकरण होके पृथ्वी की सतह पे जो जल उपस्थित है वह तापमान ज्यादा मिलने से वाष्पीकृत होके वह वायुमंडल में जाता है, वहां पे ठंडा होके उसमें संघनन होता है, छोटी बूंदें मिलके बड़ी बूंदों का निर्माण करते हैं और फिर वह पृथ्वी पे वर्षण के द्वारा पुनः आ जाता है। यह है जल चक्र। वाष्पोत्सर्जन हुआ, जो हमारे पृथ्वी पे भूमि सतह पे जो जल पाया जाता है और जो पौधे भी कुछ प्रक्रिया के द्वारा वाष्पोत्सर्जन करते हैं, यह सब जल कहाँ पहुंच जाता है? यहाँ बादल में पहुंच जाता है। फिर वहां पे क्या होता है? पृथ्वी का जल कैसे पहुंचा बादल में? दो प्रक्रिया से, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण, पता है। अब यहाँ पे ये भाप के रूप में है। अब ये ठंडी होगी, फिर संघनन होगा, बादल होगा, वहां पे पानी की बूंदें बनी, फिर वह वर्षण के द्वारा पृथ्वी पे पुनः आ गई। कुछ जल इसमें से हमारी भूमि की सतह से अंदर जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? भूजल बोलते हैं। ये तो हमने जल चक्र देखा। वर्तमान में जल चक्र जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है। अधिक गर्म वायुमंडल अधिक नमी को संचित करता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में जैसे तीव्र मानसून में अधिक वर्षा और कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम हो जाती है, तो कैसे वह रहता है? वहां पे सूखा रह जाता है। हिमानियों के पिघलने से किस तरह की बात हो रही है? अधिक गर्म वायुमंडल पे। तो अब जमी हुई बर्फ भी पिघल रही है, बर्फ पिघल के समुद्र तल में जा रही है
जिससे कि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो वो जो तटीय शहर होंगे वह उनके लिए संकट का कारण बन सकता है। आकस्मिक तीव्र वर्षा से सतही जल का अपवाह बढ़ जाता है, बाढ़ आती है, मृदा क्षरण बढ़ जाता है, और साथ ही साथ जो जल जमीन के अंदर जाना चाहिए जिससे हमारा भूजल स्तर बढ़े, वह प्रक्रिया भी नहीं हो पाती है, रिसाव भी कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि को विशेषकर शुष्क महीनों के दौरान बनाए रखना कठिन हो जाता है। इस प्रकार जल चक्र हिममंडल, जलमंडल, वायुमंडल और भूमंडल और जैवमंडल को परस्पर जोड़ता है, जो सभी वैश्विक ताप वृद्धि से प्रभावित हो रहे हैं। जो भी हमने बात करी, हमने क्या देखा, एक जल चक्र से कितनी सारी चीजें, अगर एक जल चक्र है तो उससे कितनी सारी चीजें कनेक्टेड है, और एक चक्र अगर डिस्टर्ब होगा तो उससे कनेक्टेड सारे जो दूसरे चक्र हैं या और जो दूसरे सारे सिस्टम है वह सब कनेक्टेड हैं, तो वो सब भी डिस्टर्ब होंगे। जैसे यहाँ पे कृषि में डिस्टर्बेंस आया, तापमान में वृद्धि हुई, जल जल का स्तर चेंज हुआ, कहीं पे ज्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया, भूजल स्तर नहीं बढ़ा तो जलमंडल में भी चेंज आया, तापमान में वृद्धि हुई तो हिममंडल में भी चेंज आया। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कार्बन चक्र। कार्बन जीवन का मुख्य आधार है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और डीएनए सभी में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। यह निरंतर वायुमंडल, जैवमंडल, भूमंडल और जलमंडल में के बीच में ये आपस में सर्कुलेट होता रहता है, ये चक्रण इनका चलता रहता है। हम यहाँ पे इसका पिक्चर देखते हैं, ये वायुमंडल में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ये प्रेजेंट है, जिसका अवशोषण जल में कर लिया गया, कुछ मात्रा जल में ले ली गई है, ठीक है, कुछ मात्रा प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयोग की गई है। अब ये सब हमने यूज कर लिया, तो अब यह मेंटेन कैसे हो रहा है, जो हम जीवाश्म ईंधनों का दहन करते हैं तो उससे कार्बन निकल रहा है, वह भी वायुमंडल में जा रहा है। श्वसन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो भी कार्बन वातावरण में जा रहा है, और जो अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन हो रहा है, क्योंकि हर एक जीव के अंदर भी कार्बन रहता है। किस तत्व हमने देखा अभी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सब में कार्बन है। तो जब जो जीव मृत हो जाते हैं, अपशिष्ट रूप में होते हैं, उनका अपघटन होगा तो भी उसमें से कार्बन निर्मुक्त होगा, और वह भी कहाँ आ जाएगा, वायुमंडल में आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह कार्बन चक्र चलता रहता है, इनका पुनर्चक्रण होता रहता है कार्बन का, और यह समाप्त नहीं होता है। वायुमंडल और महासागरों का जल निरंतर CO2 का आदान प्रदान करते रहते हैं। महासागर का जल वायुमंडल से CO2 को अवशोषित करके क्या बनाता है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बनाता है, जो कि पादप प्लवक इन आयनों का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। कुछ समुद्री जीव भी इनका उपयोग खोल बनाने के लिए करते हैं, जिसमें वह सुरक्षा के रूप में उनको प्रयोग करते हैं। जब ये जीव मर जाते हैं तो समुद्र के तल पर बैठ जाते हैं, और इनके कार्बनिक द्रव्य दीर्घकाल तक कार्बन के रूप में संचित रहते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन चक्र की बात कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधनों के दहन और वनोन्मूलन से 35% तक कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में बढ़ गई है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में बढ़ गई मतलब कि हरित प्रभाव गैस है वह बढ़ गई, मतलब कि हमारे हमारे पृथ्वी पर तापमान को बढ़ा रही है। भारत में इससे अधिक प्रचंड मानसून और बदलते वर्षा पैटर्न कृषि के लिए खतरा हो सकता है। यद्यपि जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन का एक बड़ा स्रोत है, तथापि भारत तेजी से नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को
अपनाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। सजीवों के शुष्क भाग में 49% कार्बन होती है। वायुमंडल में तो बहुत कम अनुपात में होती है, सिर्फ 1% रहती है। और वैश्विक कार्बन की कुल मात्रा में से 71% कहाँ पाई जाती है? महासागरों में पाई जाती है। आगे दिया हुआ है यहाँ पे अब नाइट्रोजन चक्र। अभी हमने जल चक्र देखा था, अब है नाइट्रोजन चक्र। सभी सजीवों में नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, अम्लों के संश्लेषण के लिए एक आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे पाया जाता है? हमारे वायुमंडल में। हमने देखा था कार्बन का कहाँ पाया जाता है? महासागर में। और नाइट्रोजन का कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल में। नाइट्रोजन, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो N2 नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है और यह कम क्रियाशील होती है, मतलब ये आसानी से क्रिया नहीं करती किसी प्रकार की, इसीलिए इसके इसी रूप में जंतु और पादप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इससे पहले क्या करना होता है? घुलनशील यौगिकों में परिवर्तित करना आवश्यक होता है जिन्हें सजीव अवशोषित कर सके। वायु, मृदा, जल और जीवों के मध्य नाइट्रोजन के समग्र संचरण को ही क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन चक्र बोला जाता है। नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण होते हैं। एक तो सबसे पहले स्थिरीकरण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा, जिसमें है अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। ये स्टेप होती है जिसमें नाइट्रोजन ऐसे फॉर्म में भी कन्वर्ट होती है जहां जंतु से पादप और जंतु उसका प्रयोग कर सके और चक्रित होके वह पुनः वातावरण में जाती है। यहाँ देखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे वायुमंडल में ये किस फॉर्म में है? N2 के फॉर्म में, जिसका प्रयोग हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा और ये क्या बनेगा? यह बन जाती है अमोनिया। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होगा? हमने पहले भी पढ़ा है कि कुछ फलीदार पौधों की जड़ों में और मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को का स्थिरीकरण करती। कुछ जीवाणु जैसे कि राइजोबियम पाया जाएगा फलीदार पौधों की जड़ों में, उसमें जो गांठें होती है उसमें। और मृदा में क्या पाया जाता है? मृदा में पाया जाता है एजिटोबैक्टर। राइजोबियम और एजिडोबैक्टर ये दोनों हैं जो कि वातावरण की वायु से जो वातावरण की वायु में जो नाइट्रोजन है उसको उसका स्थिरीकरण करते हैं और किसमें परिवर्तित कर देते हैं? उसे अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। नाइट्रीकरण जीवाणु, अब इसके बाद अमोनिया स्थिरीकरण हो गया, अब क्या है? अमोनीकरण हो रहा है। नाइट्रीकरण जीवाणु जैसे नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देते हैं। अमोनिया को नाइट्राइट में किसने बदल दिया? यहाँ पे नाइट्रीकरण की प्रक्रिया हुई, कौन सा जीवाणु ने करा? नाइट्रोसोमोनास ने किया। अब यह नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोला जाता है नाइट्रीकरण। और इसके लिए एक और जीवाणु यूज होता है जिसे बोला जाता है नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पे नाइट्रीकरण हो गया, तो यहाँ से जो N2 गैस के फॉर्म में ये चला था, स्थिरीकरण होके पहले अमोनिया बना, नाइट्रीकरण होके नाइट्राइट में परिवर्तित हुआ, फिर नाइट्रीकरण हुआ तो यह नाइट्रेट में हुआ। यहाँ पर सब जगह यहाँ पे जीवाणु काम कर रहे हैं। कौन सा? सबसे पहले राइजोबियम और एजेटोबैक्टर, ये सबसे पहले काम में आए, स्थिरीकरण में आए। अब नाइट्रीकरण के लिए कौन से जीवाणु आया? नाइट्रोसोमोनास आया, जिससे कि अमोनिया किसमें बदल गया? नाइट्राइट में बदल गया। अब फिर से एक बार नाइट्रीकरण हुआ तो नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ और जीवाणु कौन सा आया? नाइट्रोबैक्टर आया। अब क्या हुआ यहाँ पे? इसका यहाँ पे जो नाइट्रेट उपस्थित है उसमें से कुछ नाइट्रेट का स्वांगीकरण कर लेते हैं। कौन? पौधे कर लेते हैं, जबकि जंतु नाइट्रोजन को पादपों या अन्य जंतुओं का उपयोग करके प्राप्त करते हैं।
जैसे स्वांगीकरण के द्वारा ये नाइट्रेट यहाँ पौधों में आ गया और अब इसने ये पौधों को खाया बकरी ने, तो अब नाइट्रोजन इसमें चला जाएगा। ये जब मृत होंगे पशु और ये पादप दोनों में ही नाइट्रोजन उपस्थित है, ये दोनों जब मृत होंगे और जब इनका अपघटन होगा तो यह नाइट्रोजन यहाँ से वापस से अमोनीकरण के द्वारा अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी। और कुछ अवस्था में नाइट्रेट क्या हो जाती है, वी नाइट्रेट कर दी जाती है, जो डायरेक्ट वातावरण में जाती है और N2 में कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अपघटक कार्बनिक द्रव्य को अपघटित कर नाइट्रोजन यौगिक जैसे अमोनिया को पुनः मृदा में लौटा देते हैं, जैसे हमने अभी बात करी। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अमोनीकरण। विनाइट्रीकरण में क्या होता है, हमने भी बात करी कि डायरेक्ट ये नाइट्रेट से नाइट्रोजन बन जाता है। और जो विनाइट्रीकरण है ये भी जीवाणु के द्वारा ही होता है। कौन सा जीवाणु रहता है इसमें, स्यूडोमोनास नाम का जीवाणु होगा, जो उसे नाइट्रोजन गैस में पुनः परिवर्तित कर देंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का पूरा जो स्थिरीकरण, जो पुनर्चक्रण हो रहा है पर्यावरण में, वह उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, बैक्टीरिया। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या कौन है, जीवाणु है। क्योंकि हर एक स्टेज में हमने देखा, वो अमोनीकरण हो, नाइट्रीकरण हो या विनाइट्रीकरण हो, सभी प्रक्रिया में एक जीवाणु इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यह प्रक्रिया चक्र को पूर्ण करती है और पारितंत्रों में नाइट्रोजन का संतुलन बनाए रखती है, ताकि लाइटनिंग भी नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्थिरीकरण में सहायता करती है। ये जो बिजली चमकती है ना, तड़ित जिसको हम बोलते हैं, उससे भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नेक्स्ट दिया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में से एक है। वायुमंडल का लगभग 21% भाग मुक्त ऑक्सीजन गैस से बना हुआ है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और वसा जैसे अधिकांश जैविक अणुओं का आवश्यक घटक है। हमने देखा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये चक्र अभी हमने देखे, ठीक है। ये सभी चक्र जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन वसा, इन सभी में ये तीनों ही चक्र, ये तीनों ही ये तत्व प्रेजेंट रहते हैं। ऑक्सीजन संयुक्त रूप में पृथ्वी की परपटी के धातु ऑक्साइड और खनिजों एवं वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी पाई जाती है। ऑक्सीजन चक्र का अध्ययन करते हम उन प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर को नियंत्रित करती है। यहाँ पे ऑक्सीजन चक्र दिया गया है, जिस प्रकार से अभी हमने फोटोज में आगे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और जल चक्र भी देखा था, इसी प्रकार से यहाँ पे ये ऑक्सीजन चक्र है। वायुमंडल में अब यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित है, ठीक है। सबसे पहले श्वसन के लिए, जंतुओं के द्वारा श्वसन के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। CO2 छोड़ी जा रही है और ये CO2 का प्रयोग पौधे कर रहे हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी और पादपों का जब श्वसन होगा तो वापस से ऑक्सीजन यहाँ पे छोड़ दी जाएगी। फिर ये ऐसा साइकिल चलता रहता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये पादपों के श्वसन में O2 निकलती है, जो कि वापस वातावरण में छोड़ दी जाती है। और हम और ऑक्सीजन का प्रयोग कहाँ करते हैं, औद्योगिक दहन में भी करते हैं। कुछ दहन प्रक्रिया करानी हो बड़े लेवल पे, छोटा सा पेपर जलाया देते, इट्स ओके, बट अगर जब बड़े लेवल पे दहन कराया जाता है तो वहां पे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यह था ऑक्सीजन चक्र। पादप प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं और O2 उत्सर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से इस फ्लो के द्वारा वातावरण में, हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन संतुलित रूप में बनी रहती है।
जिससे पृथ्वी के सभी मंडलों में जीवन सतत बना रहता है। आगे दिया है पृथ्वी की प्रक्रियाओं पर मानवीय प्रभाव। ये चैप्टर तो ऐसा है, मानवीय प्रभाव। तो ये टॉपिक तो ऐसा है कि कभी खत्म ही ना हो, मानवीय प्रभाव। आज कई वर्षों से जो हम हमारे पर्यावरण में हस्तक्षेप करते जा रहे हैं, प्रदूषण को बढ़ाते जा रहे हैं, उसके हमने बहुत सारे निगेटिव परिणाम देख लिए, बहुत सारे दुष्परिणाम देख लिए हैं। और जो अब हम अभी भी वर्तमान विज्ञान का आचरण करते हुए बहुत सारे उनके द्वारा बनाए हुए पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम आगे भी और उसके दुष्परिणाम देखते जाएंगे। मानवीय प्रभावों से हमारी हमारी पृथ्वी जिन संकटों का सामना कर रही है उसकी बात की जाएगी यहाँ पे। जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से बढ़ते CO2 के स्तर के कारण चरम मौसमी स्थितियां उत्पन्न होती है और जैव विविधता का नाश होता है। यहाँ हम यह समझेंगे कि मानवीय गतिविधियां पृथ्वी के सभी मंडलों में जैव भू रासायनिक चक्रों को किस प्रकार बाधित करती है। वायुमंडलीय CO2 की अधिकता से महासागरों में उनका अवशोषण बढ़ने से समुद्री जल अधिक अम्लीय हो जाता है। इस कारण वहां पे जो सूक्ष्म प्लवक प्रवाल भित्ति होती है वहां उनको खतरा हो जाता है। अब किसी, मान लीजिए महासागर की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे वर्षों से रहने वाले प्लवक और प्रवाल भित्ति, मतलब कि ये जो महासागर, एक ये जो परितंत्र है अभी, महासागर परितंत्र, इसका अपना एक पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। अब इसके अंदर दो मेंबर है, मान लीजिए प्लवक और प्रवाल, तो ऑब्वियस सी बात है कि वह इस पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण रोल निभाते होंगे। जैसे कि हमें पता है ईश्वर ने सृष्टि के हर एक जीव को एक निश्चित रोल उसका दिया हुआ है। तो अब तापमान बढ़ने से, अम्लीयता बढ़ने से ये प्लवक और प्रवाल खत्म हो गए। अब ये खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, वहां का जो उसके अंदर का जो पूरा पारिस्थितिक तंत्र है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। यद्यपि गर्म महासागर ये जल महासागर की CO2 के अवशोषण की क्षमता को घटाकर उनकी प्रभावी कार्बन भंडारण की क्षमता को कम कर देता है। जीवाश्म ईंधन के दहन एवं वनोन्मूलन के कारण वन तथा महासागर जैसे प्राकृतिक कार्बन अवशोषक संतृप्त होते जा रहे हैं। हमने देखा था हमने कि कार्बन सबसे ज्यादा कहाँ है, महासागर में, बात की थी हमने। अभी दिन पे दिन कार्बन का इतना ज्यादा वातावरण में ये उत्सर्जित हो रहे हैं क्योंकि वहां से वह जल में उसको अवशोषित किया जाता है। तो यह अब संतृप्त होते जा रहे हैं, एक टाइम तो आएगा कि संतृप्त होंगे। विगत 50 वर्षों में पृथ्वी के प्राकृतिक निकायों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। भारत में जीवाश्म ईंधन से अभी भी विद्युत का बड़ा भाग उत्पादित किया जाता है, जिससे कि हानिकारक उत्सर्जन बढ़ता है। यद्यपि सौर ऊर्जा का तीव्र विस्तार आशा की किरणें प्रस्तुत करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हरित गृह प्रभाव को बढ़ाकर कार्बन चक्र को बाधित करती है। कृषि में उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से अतिरिक्त नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में कहाँ पहुंच रही है, नदियों और झीलों में जा रही है। जो हम बोलते हैं कि हम जमीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद डाल रहे हैं, इससे जमीन की उर्वरकता बढ़ेगी। तो उर्वरकता बढ़ना है एट द टाइम पे एक या दो फसलों के उत्पादन को बढ़ाना तो ठीक है, लेकिन उससे परमानेंटली क्या हो रहा है कि नाइट्रेट के रूप में नदियों और झीलों में पहुंच रहा है ज्यादा मात्रा में, जिसके कारण शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होने से जल में क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो अन्य जो जीव जंतु हैं जल स्रोतों में वो खत्म होने लगेंगे, मतलब अब वहां का पारिस्थितिक तंत्र भी बिगड़ा। अभी हम कहाँ का बिगाड़ चुके हैं ऑलरेडी, महासागर का तो बिगाड़ चुके हैं। महासागर का तो हमने पारिस्थितिक तंत्र बिगाड़ दिया, अब यह बात हो रही है नदियों तालाबों की।
झीलें, नदियों, तालाबों की। ठीक है, अब हमने यहाँ का भी बिगाड़ना चालू कर दिया, क्योंकि जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है वो जब वर्षा का पानी आता है तो बह के नदियों खेतों से भी पानी वहाँ नदियों तालाबों में जाता है, और साथ में ये नाइट्रोजन जैसे तत्वों को भी बहा के ले जाता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियां मर जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? सुपोषण बोला जाता है, जो जल निकायों और तटीय मत्स्य संसाधनों के लिए खतरा है। वनोन्मूलन वायु, जल, स्थल और जीवों पर अनेक प्रभाव डालता है। वनों की कटाई से प्रकाश संश्लेषण में कमी आती है और वाष्पोत्सर्जन भी घट जाता है, जिससे स्थानीय वर्षा में कमी हो सकती है। ये सतही एल्बिडो को भी बदल सकता है, जैसे कि अभी हमने एल्बिडो के बारे में पढ़ा था। ये सतही एल्बिडो को भी बदल देगा। मान लो एल्बिडो बदलने लग गया इस तरह से, तो जो हीम वाला एरिया था, जहां एल्बिडो का मान क्या था, बाकी सब जगह से एल्बिडो का मान ज्यादा था, तो वहां पे क्या था? तापमान तापमान कम था। अब मान लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन घटेगा तो स्थानीय वर्षा में कमी होगी, और सतही एल्बिडो का मान भी बदल सकता है। तो अब एल्बिडो का मान बदलेगा तो क्या होगा? तापमान हमारा बढ़ता जाएगा। इसी के साथ मृदा को बांधकर रखने वाली वृक्षों की जड़ों के अभाव में मृदा का अपरदन भी बढ़ सकता है। समय के साथ पर्यावास नष्ट हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप अनेक जाति अपने प्राकृतिक आवास खो देगी और जैव विविधता में कमी आ जाएगी। बेसिकली जो हमारा जैव संतुलन है, ईश्वर ने जो इस सृष्टि की रचना करी है, वह संतुलन बिगड़ता जाएगा। यहाँ पे बता रहे सुपोषण, मतलब कि किसी जगह पे यहाँ पे अब नाइट्रोजन इस पानी में, इस जल स्रोत में इतना ज्यादा हो गया है कि यहाँ पे शैवाल बढ़ गई है। शैवाल बढ़ गई है, अब मतलब ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो जो दूसरे जीव जंतु हैं, मेंढक, बड़ी छोटी सभी प्रकार की मछली, वह सब डेड होने लगेंगे, वह सभी मरने लगेंगे। वाहनों से उत्सर्जित धुआं सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया करके वायुमंडल के निचले स्तर पर क्या बनाता है? धूमकोहरा बनाता है। महासागर, नदी के स्रोत, नदी, तालाब, अन्य जल स्रोत सब हमने प्रदूषित कर दिए। अब बारी आ रही है, वाहनों से उत्सर्जित धुआं सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया करके वायुमंडल के निचले स्तर पर धूमकोहरा बनाता है। इस निचले स्तर पर ओजोन भी बनती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। O3। समताप मंडल में ओजोन पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है और जीवन रक्षक होती है। ये प्रदूषक शहर की वायु को स्वास्थ्य के लिए अनुपयुक्त बना देती है। जो ओजोन मंडल समताप मंडल में सृष्टि में है, वह तो हमारी रक्षक है, लेकिन जो हमारे अगर क्षोभ मंडल में और उससे भी हमारी सतह के भी, पृथ्वी की सतह के पास में अगर यह ओजोन बनने लगी, तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? हानिकारक हो जाती है। और ये कैसे बन रही है? वाहनों से उत्सर्जित धुएं से बन रही है। तो अब हमने हमारे वायुमंडल को भी खत्म कर दिया, जलमंडल, वायुमंडल, और इनके खत्म होने से जो जैव मंडल है वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये सब डिस्टर्ब होंगे तो पादप, जंतु, मनुष्य सब अपने आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे कि अभी हमने देखा कि तालाब में मछलियां मर रही है। यद्यपि मानवीय गतिविधियों का प्रभाव पृथ्वी के समीप मंडलों पर पड़ता है, फिर भी स्थानीय प्रयासों और वैश्विक सहयोग पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणालियों के पुनरुद्धार में सहायक हो सकते हैं। स्थानीय प्रयासों और वैश्विक सहयोग, सीधे से इसको बोला जाए, हर एक मनुष्य के द्वारा यह जवाबदारी ली जाए कि हमें प्रदूषण को कम करना है और हमारे पर्यावरण को बचाना है। मतलब प्रदूषण को कम किस प्रकार से किया जाएगा? जब हम वर्तमान विज्ञान के आचरण को कम करके वैदिक विज्ञान के आचरण को बढ़ाएंगे, तब हम कई प्रकार से हमारे पर्यावरण को बचाने के बारे में सोच सकेंगे और पहल कर सकेंगे।
उदाहरण स्वरूप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने वैश्विक सहयोग के माध्यम से ओजोन परत में सुधार किया, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता, जिनका उद्देश्य सभी देशों से CO2 उत्सर्जन को कम करना था, किंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये हमने पिछले अध्यायों में देखा कि CO2 के लेवल को कम करने के लिए विश्व में, पूरे विश्व भर में काम किया जा रहा है, ठीक है। उसके लिए कुछ समझौते हुए अलग अलग वर्षों में, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता, लेकिन इसमें सक्सेस नहीं मिली है। हमें और जवाबदार बनना होगा। ईश्वर द्वारा रचित इस सृष्टि की, ईश्वर ने सृष्टि की रचना करके हमें दे दी है, इसका ये मतलब नहीं कि अब उसका संरक्षण भी पूरे टाइम वही करते रहेंगे। अब ये हमारी जवाबदारी होती है कि हमें हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचाना है, उसका संरक्षण कैसे करना है, जैव विविधता को संरक्षित कैसे करना है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किस प्रकार से और उपयुक्त फॉर्म में करना है। जैसे कि हमने बात प्रदूषण की चल रही है, यहाँ पर ऊर्जा की हो रही है, तो जिस प्रकार से हमने जमीन के अंदर से क्रूड ऑयल निकाल निकाल के उसका प्रयोग करना चालू कर दिया है, तो हमने क्या करा है, CO2 का लेवल बढ़ाया। और जो क्रूड ऑयल पृथ्वी के अंदर था, वह किस किस लिए था, वह पृथ्वी के तापमान को नियमित करने के लिए था, वह उसे नियंत्रित करके रखने के लिए था। हमने उसे भी निकाल के अंदर उसका लेवल कम कर दिया, तो अब उससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जाएगा। ऊर्जा और ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, नवीनीकरण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, सतत कृषि पद्धतियों के पालन द्वारा संतुलन को पुनः स्थापित किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जैसे जल, भोजन और ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके अपना योगदान दे सकता है। जैसे कि अभी हमने बात करी कि सामाजिक और वैश्विक तौर पे काम करना तो ठीक है, जब तक हर एक व्यक्ति यह नहीं सोचेगा कि यह मेरी जवाबदारी है, हमें इसे सुधारना है, तब तक यह सुधार नहीं हो पाएगा। सारांश दिया हुआ है अंत में कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सूर्य है। अधिकांश मौसमी प्रक्रियाएं जैसे वाष्पन, संघनन और वर्षण कहाँ पे होती है, क्षोभ मंडल में होते हैं। पृथ्वी के आकार, अक्षांश एवं पृथ्वी के अपनी धुरी पर झुकाव के कारण ही सूर्य तप की भिन्नता होती है। ऊष्मन असमान रहता है, जिसके कारण क्या होता है, दाब में, वायु के दाब में परिवर्तन आता है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यह पवन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी प्रक्रिया से पवन का निर्माण होता है। जैविक और अजैविक तंत्रों में द्रव्य और ऊर्जा का निरंतर चक्रण होता रहता है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग दहन, श्वसन और ऑक्साइडों के बनाने में होता है। इसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पुनर्स्थापित किया जाता है। जैव भू रासायनिक चक्र सजीवों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, जीवन को बनाए रखते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं और पारितंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि पृथ्वी पे कुछ महत्वपूर्ण तंत्र कौन कौन से हैं जो वहाँ पे जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश। थैंक यू।